गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रैक्टिस सेट नंबर 68 पर आ जाइए यूपीपीएससी के लिए। इस टेस्ट में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री के प्रश्नों पर। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 68 तक पहुँच सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जितने भी स्टूडेंट यूकेपीएससी वाले हैं साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिएगा, यूकेपीएससी पीसीएस वाले। देखिए, टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले कल के टेस्ट में एक प्रश्न पूछा था कि 1 जनवरी 2021 को किसने एनसीसी के 33वें महानिदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। तो इनका नाम है तरुण कुमार आइच, लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार आइच। इन्होंने स्थान लिया है 32वें लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा का। लेकिन इनके बाद भी 27 सितंबर 2021 को 34वें महानिदेशक भी बन गए हैं एनसीसी के। तो इस चीज़ को अपडेट कर लीजिए, ठीक है। तो 27 सितंबर 2021 को एनसीसी के जो 34वें महानिदेशक हैं वो हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह, ठीक है। तो 34वें ये हो गए जो बने 27 सितंबर 2021 को, और 1 जनवरी 2021 को 33वें कौन थे? तरुण कुमार आइच। और 32वें थे लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा। तो वर्तमान में आपको इन्हीं को याद रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? कौन बना? तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान, यानी तुगलक वंश का संस्थापक होगा वो। तो तुगलक वंश का संस्थापक तो गयासुद्दीन तुगलक है। अब गयासुद्दीन तुगलक तो ऑप्शन में नहीं है। देखिए, गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है, ये दोनों आदमी एक ही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो अलाउद्दीन के सेनाध्यक्षों में गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक तुगलक वंश का प्रथम शासक था। उसने तुगलक वंश की स्थापना की। और गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कई महत्वपूर्ण अभियानों का अध्यक्ष था। गलत मैच बताना है निम्न युग्मों में से। यह है रियासत और यह है शासक। देवगिरी का शंकर देव, वारंगल का रामचंद्र देव, होयसल का बीर बल्लाल, मदुरई का बीर पांड्या। मदुरई बीर पांड्या सही है, होयसल बीर बल्लाल सही है, देवगिरी शंकर देव भी सही है। वारंगल का था प्रताप रुद्रदेव, न कि रामचंद्र देव। प्रताप रुद्रदेव द्वितीय। तो अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत पर आक्रमण के समय देवगिरी का जो शासक था वो रामचंद्र देव था, ठीक है। और रामचंद्र देव की मृत्यु के बाद उसका पुत्र शंकर देव शासक बना। तो पहला स्टेटमेंट इस तरह से करेक्ट हो जाता है। तेलंगाना में काकतीय वंश का शासन था और यहाँ का शासक था प्रताप रुद्रदेव द्वितीय, न कि शंकर देव, न कि रामचंद्र देव, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट मतलब दूसरा वाला विकल्प जो है वो गलत हो जाता है, बाकी के नीचे वाले दोनों सही हैं। 13वां प्रश्न है, घड़ी अथवा ग्रहकर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? घड़ी अथवा ग्रहकर लगाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए गए दो नवीन कर थे, घड़ी कर, ठीक है, अथवा ग्रह कर, और दूसरा था चराई कर। तो घड़ी कर जो घरों एवं झोंपड़ियों पर लगाया जाता था, और चराई कर जो कि दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। निम्नलिखित में से कौन पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया? सांकेतिक मुद्रा चलाई थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल जो है क्रांतिकारी योजनाओं के लिए जाना जाता है, जिसमें उसकी प्रमुख योजना मुद्रा व्यवस्था से संबंधित थी। और सुल्तान ने तांबे तथा इससे मिश्रित कांसे के सिक्के जारी किए, जिनका मूल्य तत्कालीन जारी चांदी के सिक्कों के बराबर था, जिसे सांकेतिक मुद्रा कहा गया। लेकिन हुआ क्या? देखिए, ऐसा प्रयोग करने वाला मोहम्मद बिन तुगलक भारत का पहला सुल्तान था, लेकिन यह योजना जो है बाजार में अव्यवस्था उत्पन्न होने के कारण असफल रही उसकी। नंबर 5 पर आ जाइए। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया था कहाँ? दिल्ली से ले गया था दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक के प्रयोगों में एक सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग था उसका राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले जाना, यानी देवगिरी ले जाना।
मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी परिवर्तन के विभिन्न कारण बताए गए हैं। जैसे कि वर्नी ने क्या कहा है कि साम्राज्य के केंद्र में होने के कारण देवगिरी को उसने राजधानी बनाया था, यानी दौलताबाद को दिल्ली से। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था कब? 570 ईस्वी में। तो मक्का जो है सऊदी अरब में स्थित है, यहीं पर 570 ईस्वी में इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। और इसी कारण यह जो स्थान है वो मुस्लिम अनुयायियों का पवित्र स्थल है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 632। नंबर 7 पर आ जाइए। भारत का पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ? मोहम्मद बिन कासिम का नाम याद आता है और ये सन है 712 की। तो भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। और इराक के हाकिम अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। भारी संघर्ष के बाद अरबों ने 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त कर ली। नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन गजनवी राजवंश का संस्थापक था? गजनवी राजवंश का संस्थापक कौन था? ए या सी? अल्पतगिन। तो गजनी राजवंश का संस्थापक अल्पतगिन था। गजनी वंश का अन्य नाम था यामिनी वंश। नंबर 9 है। महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? कौन आया था महमूद गजनी के साथ? अलबरूनी। देखिए, महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार अलबरूनी था। और अलबरूनी पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। 10वां प्रश्न। महमूद गजनी का दरबारी इतिहासकार कौन था? महमूद गजनी का दरबारी इतिहासकार था उतबी। महमूद गजनी शिक्षित एवं सुसभ्य था। वह विद्वानों और कलाकारों का सम्मान करता था। उसने अपने समय के महान विद्वानों को गजनी में एकत्रित किया और उसका दरबारी इतिहासकार उतबी था। नंबर 11 पर आ जाइए। निम्न में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? धंग तो हो गया था, जयशक्ति हो गया था, डंग हो गया था, विद्याधर नहीं हो पाया था। ठीक है, महमूद गजनी विद्याधर के बीच भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन उस युद्ध का कोई परिणाम ही नहीं निकला। देखिए, महमूद गजनवी का चंदेलों पर पहला आक्रमण 1019-20 ईस्वी में हुआ। उस समय चंदेल वंश का शासक विद्याधर था, जो अपने वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। मुस्लिम स्रोतों से पता चलता है कि विद्याधर और महमूद गजनवी के बीच भीषण युद्ध हुआ, लेकिन उस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला। इस प्रकार विद्याधर अकेला ऐसा हिंदू शासक था जिसने महमूद गजनवी का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। नंबर 12 है। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की थी? किसने की थी? बख्तियार खिलजी ने। देखिए, मोहम्मद गौरी के एक साधारण दास बख्तियार खिलजी ने 1193 से 1202 ईस्वी के मध्य बिहार पर विजय की तथा नालंदा और विक्रमशिला बिहार को तहस नहस कर दिया उसने, और राजधानी उदंतपुरी पर कब्जा कर लिया। और इसने बंगाल पर भी आक्रमण किया। और उस समय वहाँ का शासक कौन था? लक्ष्मण सेन था। वह बिना युद्ध के ही भाग निकला। लक्ष्मण सेन ने भागकर पूर्वी बंगाल में शरण ली और वहीं कुछ समय तक शासन करता रहा वो। बख्तियार खिलजी ने बाकी बंगाल पर भी अधिकार कर लिया। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? देखिए, इसके सिक्कों पर एक तरफ देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है और दूसरी तरफ अरबी भाषा में कलमा खुदा है। और इस मुस्लिम शासक का नाम है मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है, दूसरी तरफ अरबी में कलमा खुदा है। नंबर 14 पर आ जाइए। रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित में से किस शिलालेख से मिलती है? ये मिलती है दसपुर शिलालेख से। एक प्रश्न बड़ा पूछा जाता है, सती प्रथा का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो ऐरण शिलालेख है उसका उत्तर। तो दसपुर या मंदसौर शिलालेख जो है कुमारगुप्त के शासनकाल का है। इस लेख में कुमारगुप्त के राज्यपाल बंधु वर्मा का उल्लेख मिलता है। इसमें सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है और यहाँ से प्राप्त लेख में रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख मिलता है। नंबर 15 पर आ जाइए।
निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में कोई योगदान नहीं दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो नींव रखी थी, तो इन्होंने तो दिया। इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में चौथी मंजिल को क्षति पहुंची थी, फिर इन्होंने 2 और मंजिलों का निर्माण करवाया। गयासुद्दीन तुगलक नहीं होगा इसका। तो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ किया। इसका निर्माण कार्य जो है इल्तुतमिश के काल में पूरा हुआ। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल को नुकसान पहुंचा, जिससे फिरोज ने जो किया चौथी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिलों का निर्माण करवाया। जबकि गयासुद्दीन तुगलक की बात करें तो इसके निर्माण में कोई योगदान नहीं दिया था उसने। नंबर 16 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था किसने? इल्तुतमिश ने। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर। तो इल्तुतमिश ने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया। इससे पूर्व कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर से ही शासन किया था। इल्तुतमिश ने ही भारत में सल्तनत काल में सबसे पहले शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे। नंबर 17 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने फारसी त्योहार नौरोज को भारत में आरंभ कराया? ये वही है, लौह और रक्त की नीति चलाने वाला बलबन। तो अपने दरबार के लिए बलबन ने एक बड़े सुल्तान के दरबार के अनुरूप नियम बनाए और उन्हें कठोरता से लागू किया। इस क्षेत्र में उसका आदर्श ईरानी बादशाह थे और उसने कई परंपराओं को अपने दरबार में आरंभ किया। उसने अपने दरबार में हर साल फारसी त्योहार नौरोज बड़ी शानो शौकत के साथ मनाने की प्रथा आरंभ की। नंबर 18 पर आ जाइए। इन सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिदों की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का शासक कहा है? किसने कहा है? बलबन ने ही कहा है। तो बलबन ने गढ़मुक्तेश्वर के मस्जिद की दीवारों पर उत्कीर्ण शिलालेख पर स्वयं को खलीफा का शासक कहा है। नंबर 19 पर आ जाइए। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया लगाया था? ये प्रश्न बड़ा पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है। न केवल पीसीएस बल्कि अलग अलग कंपटीटिव एग्जाम में भी पूछा है। इसका उत्तर है फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था। 20वां प्रश्न है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तैमूर के बाद है सैयद वंश। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, तैमूर के आक्रमण ने दिल्ली सल्तनत एवं तुगलक वंश दोनों को ही नष्ट कर दिया। 1412 में नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु के साथ तुगलक वंश का अंत हो गया और अगले साल यानी 1413 ईस्वी में सरदारों ने दौलत खां को दिल्ली का सुल्तान चुना, परंतु उसे खिज्र खां ने परास्त कर दिया और खिज्र खां तैमूर द्वारा नियुक्त लाहौर का सूबेदार था। तैमूर के आक्रमण के बाद 1414 में उसने दिल्ली पर अधिकार करके एक नए वंश सैयद वंश की नींव डाली। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सैयद वंश। ठीक है। संस्थापक खिज्र खां। तो 20 प्रश्न थे ये प्राचीन कालीन भारतीय इतिहास के। इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।